Welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about for metabolic bone disease in orthopedics. So आज के इस वीडियो अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑस्टियोमलेशिया के बारे में. लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने रिकेट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है. यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. सो ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो बोन होती है वो सॉफ्ट होने लगती है. ऑस्टियोमलेशिया का मीन्स होता है कि बोन जो है सॉफ्टनिंग होने लगती है और उसमें डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन डी की. एंड जो हमारे कैल्शियम है, फॉस्फोरस होता है, जो हमारे बोन का ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है. वहाँ से वो रिप्लेस होने लगते हैं जिससे कि हमारी बोन है उस एरिया पे सॉफ्ट होने लगती है. मैट्रिक्स में फॉस्फोरस और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है. तो ये एक पार्ट होता है रिकेट्स का. रिकेट्स जो होता है वो हमें देखने को मिलता है बच्चों में, और जो ऑस्टियोमलेशिया होता है कॉमनली देखने को मिलता है एडल्ट में. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बोन है हमारी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और ये मोर कॉमन वोमेन में देखने को मिलता है क्योंकि जो कुछ वोमेन जो होती हैं पर्दा में रहती हैं तो वहाँ पे सनलाइट का बहुत कम पहुँच पाती है, एक्सपोज नहीं कर पाते सनलाइट को, और उनकी विटामिन डी की डाइटरी भी नहीं लेते हैं. डाइट इतना माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मॉल न्यूट्रिशन होता है. एंड जब मॉल न्यूट्रिशन होता है प्रेगनेंसी के टाइम भी मॉल एब्जॉर्प्शन होता है जिससे कि वो विटामिन डी उन्हें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है. सो फर्स्ट इज पॉइंट हमारा ऑस्टियोमलेशिया विच मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ बोन. इसका मीन्स होता है बोन सॉफ्टनिंग इज एडल्ट काउंटर पार्ट ऑफ रिकेट्स. तो ये एडल्ट काउंटर पार्ट है रिकेट्स का. ये एडल्ट में होता है ऑस्टियोमलेशिया जिसमें हमारी बोन है वो सॉफ्ट हो जाती है. इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. प्राइमरली क्या होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है. The bone content is demineralized and the bony substance is replaced by soft osteoid tissues. बोन के जो कंटेंट होते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है वहाँ पे डीमिनरलाइज होने लगता है. तो बोन के जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो रिप्लेस हो जाते हैं और सॉफ्ट ऑस्टियोइड टिश्यूज हमारे पास बचते हैं जिससे कि बोन हमारी सॉफ्ट हो जाती है. सॉफ्ट हो जाती है तो इसमें फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सो नेक्स्ट हम देखते हैं ईटियोलॉजी. क्या क्या इसकी ईटियोलॉजी है, कॉजेज क्या क्या है. इज कॉमन इन वोमेन हु लिव्स इन पर्दा एंड लैक एक्सपोजर टू द सनलाइट. उनमें कॉमन होता है जो वोमेन पर्दा में रहती हैं, जो सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम सनलाइट को ले पाती हैं. कुछ अदर कॉजेज भी होते हैं जैसे कि डाइटरी डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी आती है, डाइट में नहीं लेते हैं. एंड अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम न्यूट्रिशन कम मिलना, माल एब्जॉर्प्शन, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी. कोई सर्जरी हुई होती है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं. सो क्लिनिकल फीचर में क्या होता है ऑस्टियोमलेशिया जो भी पर्सन होते हैं उन्हें अर्ली स्टेज होती है, वहाँ पे कोई भी हमें कॉमन सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते. जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं तो इसलिए हम उसे डायग्नोस अच्छे से नहीं कर पाते, डायग्नोस करना मिस हो जाता है. So first is the early stage sign and symptoms are non-specific and diagnosis missed. Often missed. So हमें कुछ symptoms देखने को मिलते हैं. First is bone pain, muscular weakness and spontaneous fracture. Bone pain में क्या होता है commonly जो देखने को मिलता है, बोन पेन डिस्कम्फर्ट फील होता है, पर्सन को बैक एक होने लगता है. बोन पेन होगा तो वहाँ और कुछ टेंडरनेस भी देखने को मिलती है. तो स्केलेटन डिस्कम्फर्ट, बोन हमारी होती है डिस्कम्फर्ट हो जाती है, रैंगिंग फ्रॉम द बैक एक, और जो बैक एक का पेन होता है वो रैंगिंग कर जाता है, मतलब स्प्रेड कर जाता है टू डिफ्यूज बोन पेन. एंड नेक्स्ट इज बोन टेंडरनेस इज कॉमन. नेक्स्ट मस्कुलर वीकनेस, हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इतना ज़्यादा वीक हो जाती है कि हमें डिफ़िकल्टी होती है स्टेयर को अप एंड डाउन करने में, और हमारा जो गेट होता है गेट का भी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, बैलेंस नहीं बनता है. बैडलिंग गेट होता है वो अनयूजुअल हो जाता है, टिटेनी हो जाती है, मसल्स स्पाजम देखने को मिलता है, फेशियल ट्विचिंग होने लगती है. सो मस्कुलर वीकनेस, पेशेंट विल फील वेरी वीक, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता है. एंड ही में डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग अप एंड डाउन स्टेयर्स, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है अप एंड डाउन करने में स्टेयर को. एंड बैटलिंग गेट इज़ अनयूजुअल हो जाता है, अनयूजुअल. एंड हमें क्या है टेंडरनेस, टिटनिंग देखने को मिलते हैं, हमारे मसल्स फेशियल ट्विचिंग होने जाती है, मीन्स हमारी मसल्स होती है कॉन्टेक्ट रिलैक्स करती है.
सो इस टाइप के हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक हमारा और सिम्टम होता है स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर। सो स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर कॉमन होता है हमारे स्पाइन पे, जो काइफोसिस क्रिएट करता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो हम करते हैं वो एक्सरे लेंगे हम। तो एक्सरे में क्या होता है कि वो बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं आती है। एक्सरे पुअर क्वालिटी का होता है, हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता, हम क्लियरली डायग्नोस नहीं कर पाते हैं ऑस्टियोमलेशिक पेशेंट के, क्योंकि उनकी बोन होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने की वजह से वहाँ पे क्लियरली हमें इमेज जो होती है उसकी इमेज क्लियरली दिखाई नहीं देती है। सो फर्स्ट इज एक्सरे अपियर टू पुअर क्वालिटी। एक्सरे जो होता है पुअर क्वालिटी का हो जाता है। एंड डिफ्यूज रेयर फ्रैक्शन ऑफ बोन, जो बोन हमारी होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है। डिफ्यूज होने की वजह से हमें अक्सर क्लियरली नहीं दिखाई देता। लूज़र जोन भी होता है। लूज़र जोन में कुछ साइट होती है, कॉमन साइट होती है, वहाँ पे हमारी जो बोन होती है बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, टिश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे प्यूबिक रैमाई हो गया, एक्सिलरी बॉर्डर ऑफ स्कैपुला हो गया, रिब्स हो गई, एंड कॉर्टेक्स हो गया, एंड नेक ऑफ फीमर हो गए। तो इन साइट पे बहुत ज़्यादा जो जो कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस होता है, इसकी डिफिशेंसी हो जाती है, विटामिन डी की डिफिशेंसी होती है, तो वहाँ पे बोन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे ये कॉमन साइट हो जाती है कि यहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस हो जाएँ, कभी कोई थोड़ा सा इंजरी गिर गए, फॉल हो गए तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो इसलिए यहाँ पे होता है कि जो बोन का रिजॉर्प्शन होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बोन हमारी जो विटामिन डी है, कैल्शियम, उसे एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा कर लेती है। बट मिनरलाइजेशन होता है वो बहुत स्लो डाउन होता है, स्लो हो जाता है। तो हमारी जब बोन को मिनरल मिलेगा नहीं और बोन को डिमांड होती है और ज़्यादा उसे चाहिए, तो हम जब उसे नहीं अमाउंट में दे पाते तो वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड सराउंडेड में क्या होता है, जो हमारी कैलस बोन होती है वहाँ पे कॉलर सराउंडेड में फॉर्मेशन हो जाता है। और कुछ भी एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइरेटेड पेल्विस इन फीमेल में टाइरेटेड पेल्विस देखने को मिलता है। हम नेक्स्ट देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं बोन बायोप्सी के थ्रू कराते हैं। बोन बायोप्सी जो हम कराते हैं वो इलियक क्रस्ट की ही कराते हैं, जिससे कि हमें ईजिली कंफर्म हो जाता है डायग्नोसिस करने के लिए कि हम इलियक क्रस्ट से बोन बायोप्सी कराएंगे, जिसमें कि हम वहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है कि अनकैल्सिफाइड जो ऑस्टियोइड बोन होती है वहाँ पे एक्सेसिव अनकैल्सिफाइड ऑस्टियोइड हो जाता है। तो हम बोन बायोप्सी से हम क्लियरली पता कर सकते हैं इलियक क्रस्ट का। नेक्स्ट हम जो एग्जामिनेशन कराते हैं वो सीरम टेस्ट होता है। सीरम टेस्ट हम बायोकेमिस्ट्री लैब में कराते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सीरम कैल्शियम लेवल लो हो जाता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट भी लो हो जाता है, एंड एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है वो हाई हो जाता है। जब एग्जामिनेशन करा लेंगे, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, उसके बाद हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या डिजीज़ है, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सो ट्रीटमेंट में हम नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम सबसे पहले जो ऑस्टियोमलेसिक पेशेंट होते हैं उनसे हम प्रॉपरली डाइट लेने को एडवाइस देते हैं कि वो अच्छे से इनटेक करें, डाइट अच्छे से लें, जिसमें हम सनलाइट को अच्छे से लें, जिससे कि जो उनकी डिफिशियंसी है विटामिन डी की वो कम हो जाए। सो ये जो ऑस्टियोमलेसिस होता है वो डिफेक्टिव इनटेक की वजह से होता है कि हमारे जो विटामिन डी की इनटेक हम बहुत कम ले रहे हैं, डिफेक्टिव हो गया। एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन थेरेपी देंगे, जिसमें हम डाइट को और अच्छा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एंड सप्लीमेंटेशन थेरेपी एंड रिकेट्स। विटामिन डी इन डेली मेंटेनेंस डोज 400 IU इज़ सफिशिएंट। सो डेली जो मेंटेनेंस के लिए हमें ज़रूरत होती है डोज वो 400 IU होना चाहिए। एंड इफ़ देयर इज़ माल एब्जॉर्प्शन हायर डोज चाहिए। माल एब्जॉर्प्शन है तो मुझे इससे भी ज़्यादा हाई डोज चाहिए होगा, और इंट्रामस्कुलर डोज भी नीडेड, हम IM के थ्रू भी इसका डोज दे सकते हैं। सो ये हमारा ऑस्टियोमलेशिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया ऑस्टियोमलेशिया का जनरल इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड लास्ट इज ट्रीटमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।